Hello friends, how are you? I hope you people are doing amazing in your life. My name is Jay Chandani and I'm from Takshas. So friends, we had started with our Law of Thought series, right? We have already seen Introduction to Law of Thoughts, जहाँ पर हम लोगों ने कुछ थॉट्स में जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज होती है जैसे कि लिक्विडेटेड डैमेजेस एक्सेट्रा, सिविल रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है, क्राइम क्या होता है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी. एंड हम लोगों ने उसके बाद लॉ ऑफ थॉट्स क्या होता है, थॉट्स की डेफिनेशन क्या होती है, कुछ डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी और समझी थी, उनको डिकोड करने की कोशिश करी थी. एंड देन हम लोगों ने ऑल्सो वी हैड गॉन थ्रू द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ थॉट. तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ थॉट में हमने देखा था कि देयर आर 3 एसेंशियल एलिमेंट्स. द फर्स्ट वन इज रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, है ना. कोई रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए या ओमिशन होना चाहिए. सेकेंड, उसके कारण, वो जो रॉन्गफुल एक्ट है उसके कारण किसी ना किसी प्लेंटिफ को लीगल डैमेज कॉज होना चाहिए. लीगल डैमेज समझने के लिए हम लोगों ने 2 मैगजीन देखी थी, इंजुरिया साइन डेवनो और डेवनम साइन इंजुरिया. एंड द थर्ड एसेंशियल इज लीगल रेमेडी. ये जो लीगल डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ द रॉन्गफुल एक्ट और ब्रेकिंग ऑफ लीगल ड्यूटी बाय द डिफेंडेंट, उसके कारण जो लीगल डैमेज हुआ है उसके लिए कुछ ना कुछ रेमेडी होनी चाहिए, कोई लीगल रेमेडी होनी चाहिए. तो हम लोग बोलेंगे कि ये टॉर्ट कमिट हुआ है और ये लॉ ऑफ टॉर्ट में आएगा. ये सिविल रॉन्ग जो है ये लॉ ऑफ टॉर्ट से गवर्न होगा. आप लोग प्लीज जो वीडियो है इसके पहले का वो जाके देखें तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा. अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पर आ रहे हैं, आपको वो जो इसके प्रीवियस वाला वीडियो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा. So please go and watch that video and then come to this video because this is the next part of that series. आज के वीडियो में हम लोग जनरल डिफरेंसेस ऑफ विच आर कवर्ड इन लॉ ऑफ थॉट्स वो देखेंगे. तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना. बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे. लेट्स बिगिन. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट जनरल डिफरेंसेस, है ना. अब जनरल डिफरेंसेस होते क्या है और सर इसकी जरूरत क्या पड़ती है. अब डिफरेंसेस इज, अगर मैं जनरल टर्म में बोलूं, डिफरेंस होते हैं बेसिकली शील्ड, है ना. जब भी हम लोग कुछ शील्ड की तरह यूज करते हैं दैट इज डिफेंसेस. तो सर ये डिफेंसेस की जरूरत किसको पड़ेगी, प्लेंटिफ को या डिफेंडेंट को. तो ये जो डिफेंसेस की जरूरत पड़ती है ये डिफेंडेंट को पड़ती है ना. डिफेंडेंट फॉर डी फॉर डिफेंडेंट एंड डी फॉर डिफेंसेस. क्या होता है ना, हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने जब पहला लेक्चर भी देखा था तो हम लोगों को समझ में आता है कि लॉ ऑफ थॉट्स जो है उसमें इंटेंशन का बहुत ज्यादा रोल नहीं है ना. मेलिस इंटेंशन जो है, जिसको मेंस रिया भी बोलते हैं, इंटेंशन बहुत बड़ा पार्ट बनता है आपके क्रिमिनल लॉ में. पर जब हम सिविल लॉ की बात करते हैं तो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता है. तो यार अब इंपॉर्टेंस नहीं रखता तो अब फिर ये तो गलत बात है ना. इससे तो फिर किसी के ऊपर कुछ भी इल्जाम रख सकते हैं. कोई अगर गलती से भी कुछ कर देगा या किसी ने कोई गलती में साथ दिया था, उसने कंसेंट दे रखी थी, तो वो फिर बोलेगा कि नहीं भाई इसकी गलती है ना. आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, मैं इसको लाइन वाइज डिकोड करूंगा, पर समझने की कोशिश करो कि टॉर्ट का जो लॉ है उसमें इंटेंशन इज नॉट एन एसेंशियल में नहीं आता. तो कहीं ना कहीं जो डिफेंडेंट होता है उनके ऊपर लाइबिलिटी बहुत बढ़ जाती है लॉ ऑफ थॉट में. तो उनको उसी लाइबिलिटी से बचाने के लिए कुछ डिफेंसेस जो हैं वो डिफेंडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल जो है वो बना रहे. ठीक है, तो अगर मैं रीड करूं, है ना, जो जनरल डिफेंसेस हैं वो क्या है. जनरल डिफेंसेस इन टॉर्ट लॉ आर द लीगल प्रिंसिपल्स दैट कैन बी यूज्ड बाय अ डिफेंडेंट टू एस्केप लाइबिलिटी फॉर अ टॉर्शियस एक्ट. तो पहली चीज कि जो जनरल डिफेंसेस हैं दोज आर प्रिंसिपल्स व्हिच आर यूज्ड बाय डिफेंडेंट टू एस्केप दी टॉर्शियस एक्ट की जो लाइबिलिटी है उससे एस्केप करने के लिए ये यूज होता है. These defenses are applied to protect the defendant's legal right and interest. Of course, किसी के भी लीगल राइट्स होते हैं, इसीलिए जब भी कोई जुर्म करता है या हमें मालूम है कि ये पर्सन जो है गिल्टी है, फिर भी उसको इक्वल मौका मिलता है कोर्ट में कि वो अपनी जो भी सर्कमस्टेंसेस जिसमें उसने वो क्राइम कमिट कराए हैं
कोई भी एक्ट कमिट करा है उसको वो समझा सके, वो इक्वल से जो है वो सबको मिलता ही है, ठीक है। तो डिफेंडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको इक्वल राइट्स मिले और लीगल राइट्स और इंटरेस्ट बचाने का मौका मिले। The primary क्या पर्पस है? So the primary purpose of general defense in tort law is to provide a fair and just balance between the legal rights of the plaintiff and defendant. These defenses are necessary to ensure that the defendant's legal rights are not infringed upon and that they are not held liable for actions that were beyond their control. तो ये जो डिफेंसेस हैं इनका जो पर्पस है वो ये है, वो इतना सा है कि एक पहला डिफेंडेंट को एक फेयर ट्रायल मिले, फेयर जस्ट एंड फेयर ट्रायल मिले। दूसरा, उन लोगों के ऊपर वो लायबिलिटी ना आ जाए जिनके लिए वो शायद जिम्मेदार भी नहीं है कंप्लीटली, है ना, जहां कुछ उनके आसपास के एटमॉस्फेयर या किसी रीजन के कारण, किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण कोई एक्ट हुआ और उसके लिए उनको रिस्पॉन्सिबल घोषित कर दिया गया, तो ऐसी केसेस में उनके पास डेफिनेटली डिफेंसेस होने चाहिए। अब डिफेंसेस में हम लोग कुछ डिफेंसेस पढ़ेंगे, मेजरली 8 डिफेंसेस हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। विल गो लाइन बाय लाइन। आई ट्राई कि मैं इस वीडियो को पार्ट्स में आप लोगों के लिए बनाऊं, सो दैट आप लोगों के लिए वीडियोस छोटे बने, आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप लोग इनको पार्ट्स में देख सकते हो। तो आज पहले लेट्स जस्ट गो विथ ऑल द डिफेंसेस दैट वी आर गोना रीड और वी आर गोना गो थ्रू इन द जनरल डिफेंसेस। वो क्या क्या है, ठीक है। द फर्स्ट डिफेंस दैट वी आर गोना गो थ्रू इज वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया। नाउ अगेन अ लैटिन टर्म, आपकी लैटिन टर्मिनोलॉजी की जो लिस्ट है उसमें ये जाना चाहिए। वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया क्या होता है? वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया जो होता है दैट इज कि जब प्लेंटिफ ने अपना कंसेंट दे रखा है ना, और इसको बोलते हैं डिफेंस ऑफ कंसेंट। इसको क्या बोलते हैं? डिफेंस ऑफ कंसेंट। तो हम लोग समझेंगे जब प्लेंटिफ ने अपना कंसेंट दे रखा था फॉर सम एक्ट, कोई भी एक्ट के लिए, और वो अगर एक्ट हो जाता है और प्लेंटिफ को अगर उससे नुकसान हो जाता है, तो क्या फिर भी प्लेंटिफ के पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो किसी डिफेंडेंट के ऊपर केस कर दे? तो हमारे जो जनरल डिफेंसेस है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरी, वो बोलते हैं कि नहीं, अगर समवन हैज वॉलंटरली एक्सेप्टेड द रिस्क, he or she shall not be given the और या फिर जो डिफेंडेंट है उसके पास ये डिफेंस अवेलेबल रहता है कि वो इससे बच सकता है। हम लोग आते हैं इस पे। नेक्स्ट इज प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। जब प्लेंटिफ जो है उसने भी कुछ गलती करी थी, है ना, और वो गलतियों के कारण वो बढ़ती गई और उसको नुकसान हो गया, तो अगर प्लेंटिफ भी रॉन्ग डूअर है उस केसेस में हम लोग प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर पढ़ेंगे। इनएविटेबल एक्सीडेंट, नेम जैसे सजेस्ट करते हैं, इनएविटेबल एक्सीडेंट जो होता है दैट इज जब कोई चीज इनएविटेबल है ना, मतलब वो अचानक हो गई, ठीक है, कुछ अचानक से हो गया जो रोका नहीं जा सकता था, वो प्रोबेबली इट वाज नॉट इन कंट्रोल ऑफ एनीवन, इट हैपेंड बिकॉज इट वाज मेंट टू हैपन, डेस्टिनी टाइप का, ठीक है। तो इनएविटेबल एक्सीडेंट। विस मेजर इज अ लैटिन टर्म। अगेन आपकी लैटिन टर्म्स की जो शीट है उसमें ये टर्म जाना चाहिए। इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ गॉड। जब कोई चीज हुई है बिकॉज ऑफ एक्ट ऑफ गॉड, बेसिकली नेचुरल कैलेमिटी के कारण। एक्ट ऑफ गॉड इज मतलब ऐसा नहीं कि भगवान आ जाएंगे, शिव भगवान आएंगे और त्रिशूल फेंक देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इट इज बेसिकली भूकंप, अर्थक्वेक, टॉर्नेडोज, फ्लड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। ये सारी चीजें जो नेचर से आती है वो सारी चीजें एक्ट ऑफ गॉड कहलाती है। नेक्स्ट इज प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस जो होता है दैट इज जब कोई अपने बचाव में, अपने आप को बचाने के लिए उसने कोई एक्ट किया था, तो दैट इज सेड टू बी प्राइवेट डिफेंस, है ना। हम लोग इसको डीप में पढ़ेंगे, हम लोग इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मिस्टेक इज जब कुछ गलती से हुआ है ना, और मिस्टेक में भी 2 टाइप के मिस्टेक्स होते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। तो जब भी हम लोग मिस्टेक की बात करते हैं जो डिफेंस की तरह काम करता है दैट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। प्लीज मार्क माय वर्ड, ये मैं बहुत बार यूज करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी यूज करूंगा, क्रिमिनल लॉ में भी यूज करूंगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो होता है दैट इज कि यार किसी फैक्ट की जानकारी नहीं थी, उसमें कुछ गलती हो गई और उसके कारण कुछ गलती हो गई, ठीक है। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट अ डिफेंस, कैन नेवर बी अ डिफेंस। नेसेसिटी तब होता है जब कोई एक्ट जो किया गया वो उस टाइम पर, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इट वाज वेरी नेसेसरी टू टेक दैट एक्शन। वो अगर एक्शन नहीं लेते तो शायद बड़ा नुकसान हो सकता था या कुछ बड़ी घटना घट सकती थी।
तो उस केस में दिस इज ऑल्सो टेकन एज अ डिफेंस. नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इज बेसिकली authorities which have statutory power. लॉ के द्वारा जो अथॉरिटीज बनाई जाती हैं उनके पास कुछ अधिकार होते हैं. जैसे रेलवे जो है वो रेलवे का जो पूरा डिपार्टमेंट है वो लॉ के द्वारा रन होता है ना, एक कानून भी है उसके पीछे. तो ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है. तो उन्होंने अगर कुछ डिसीजन लिया है, उस डिसीजन से अगर किसी को नुकसान होता है तो क्या वो लॉ ऑफ टॉर्ट यूज करके जो रेलवे अथॉरिटीज है उनके ऊपर कंप्लेन कर सकता है. कुछ केसेस में ऑफकोर्स कर सकता है. अगेन हम लोग समझेंगे कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस कब यूज करा जा सकता है बाय स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, एप्लीकेबल कब होता है, वो सब हम समझेंगे. आज हम लोग समझेंगे वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया क्या होता है और कुछ केसेस देखेंगे. सबसे पहले वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया, जहां हम लोग समझे कि इट इज ऑल्सो नोन एज द डिफेंस ऑफ कंसेंट. डिफेंस ऑफ कंसेंट. कंसेंट मतलब हम लोगों ने कंसेप्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का जो मैंने लेक्चर लिया था, इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो जाके देखना, आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में मैंने कंसेंट आपको समझाया है. कंसेंट बेसिकली होता है जब कोई इंसान हामी भरता है ना, वो एक्सेप्टेंस देता है, हाँ करता है. ठीक है, तो क्या होता है अगर मैं इस वर्ड को, इस जो क्या बोलते हैं मैक्सिम है, उसको डिकोड करता हूं, तो इसका मतलब होता है टू द वॉलंटियर नो इनजस्टिस इज डन. वॉलंटाइन नॉन फिट इंजुरिया टू द वॉलंटियर नो इंजुरी इज डन. क्या मतलब इसका? दिस इंप्लाइज दैट अ विलिंग पर्सन इज नॉट रॉन्ग. अगर उसके साथ गलत नहीं हुआ, इसका मतलब ये है. तो अगर कोई विलिंग पर्सन है, अगर किसी ने अपनी हामी दी है किसी कार्य के लिए, किसी एक्शन के लिए, उस एक्शन से अगर उसको नुकसान हो जाता है तो उसके साथ गलत नहीं हुआ है. इसका सिंपल सा मतलब जो है वो ये निकलता है, अर्थ जो है वो ये निकलता है. द इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स. अगर हम लोग इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखें जो वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया को प्रूव करने के लिए होने चाहिए, वो क्या है? तो द इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द डिफेंसेस आर द प्लेंटिफ मस्ट हैव वॉलंटरली एंड नोइंगली अज्यूम द रिस्क ऑफ हार्म और इंजरी. जो प्लेंटिफ है उसने वॉलंटरीली, ऐसा नहीं कि उसको डरा धमका के देख भाई तेरे को तो करना ही पड़ेगा, तू हाँ बोल दे इसको, है ना, जहां वो मरने वाला है या जो उसको खतरा है, हम लोग बोल रहे हैं कि भाई तू हाँ बोल दे. जैसे एक केस है, केस का मैं जो नाम है वो भूल रहा हूं, लेकिन एक केस है जिसमें एक मालिक है, ठीक है, एक जो ओनर है, वो अपने सर्वेंट को बोलता है कि ये जो हॉर्स है ना, ये इस मतलब टांगा, ठीक है, हॉर्स के साथ जो हॉर्स व्हील जो उसके साथ कंपनी करता है वो लेके जाओ और सामान लेके जाना और उसको वहां पर छोड़ कर आना. ठीक है, अब जो हॉर्स वो लेके जाना चाहता था वो बोल्ट करने वाला था. बोल्ट करना मतलब जब हॉर्स जो है वो थोड़े से सॉर्ट ऑफ संकी हो जाना है, या फिर वो हॉर्स जो है वो बार बार बोल्ट कर देते हैं, मतलब वो थोड़ा सा बीच रास्ते में पागल हो जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो कुछ भी करने लग जाता है, वैसा कुछ समझ लो. तो वो काफी टाइम से वो चीजें कर रहा था. तो सर्वेंट बोलता है कि मालिक ये जो हॉर्स है ये बार बार बोल्ट करता है, तो मेरा भी इसको लेके जाना सही नहीं रहेगा, खतरा है. मालिक बोलते हैं अरे नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, जाओ. तो मालिक उसको बोलते हैं ठीक है जाओ. तो वो भी मालिक की बात मान लेता है, बोलता है चलो ठीक है मैं चले जाता हूँ. और वो जाता है और एक्चुअल में जो हॉर्स है वो बोल्ट कर जाता है, जिसके कारण उसको वो गिर जाता है, जो सर्वेंट रहता है वो गिर जाता है और सर्वेंट को लग जाती है. तो सर्वेंट को जैसे ही लग जाती है, नाउ अब सर्वेंट जो है वो केस कर देता है मालिक के ऊपर कि मालिक ने मतलब मेरे साथ टॉर्ट हुआ है, ठीक है, मालिक के कारण मेरे को लगी है, मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए. जो मालिक है वो बोलता है कि भाई वॉलंटाइन नॉन फिट इंजुरिया डिफेंस लेता है, बोलता है कि भैया इसको तो मालूम था कि रिस्क है, उसको मालूम था कि वो बोल्ट कर सकता है, लेकिन वो गया. कोर्ट ने ये माना कि भाई वो गया, लेकिन वो वॉलंटरीली नहीं गया था, उसको इनवॉलंटरीली, है ना, फोर्स के साथ भेजा गया था. एंड देयरफॉर जो डिफेंडेंट है मतलब मालिक जो है वो लायबल है टू पे दी कंपनसेशन. राइट, सो दिस इज इट. तो द प्लेंटिफ मस्ट हैव वॉलंटरीली एंड नोइंगली अज्यूम द रिस्क ऑफ हार्म और इंजरी. अगर उसको वॉलंटरीली मालूम है कि भैया रिस्क है या हार्म हो सकता है, इंजरी हो सकती है,
तो ही माना जाएगा, तो ही वॉलंटारी नॉन फिट इंजरी उसके ऊपर लग सकता है। नेक्स्ट, द प्लेंटिफ मस्ट हैव बीन अवेयर ऑफ द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द रिस्क। दूसरा, जो प्लेंटिफ है उसको मालूम होना चाहिए नेचर और एक्सटेंट कि भाई इतना खतरा है। अच्छा, सपोजिटली उसको बोला गया कि यार नहीं इतना खतरा है, जैसे अभी हम लोग कुछ केसेस भी देखेंगे, कुछ हॉस्पिटल में ऐसा केस हुआ कि एक पर्सन आया, वो अपने टांग का ऑपरेशन कराने आया, ठीक है। अब टांग का ऑपरेशन कराया, उसको ये बोला गया था कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा बहुत दर्द होगा और आपका जो भी इन्फेक्शन है वो हट जाएगा, वो क्योर हो जाएगा। पता पड़ा कि वो इन्फेक्शन जो है वो बढ़ गया। अच्छा चलो ये मान लेते कि डॉक्टर ने ये बोला था कि यार इन्फेक्शन बढ़ भी सकता है, हो सकता है टांग काटने की जरूरत पड़े, राइट टांग की बात कर रहा हूँ, राइट लेग काटने की जरूरत पड़े, तो वो रिस्क लेने को तैयार है, बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और वो सच में इन्फेक्शन बढ़ गया, पर वो इन्फेक्शन बढ़ गया ये वाला, और गलती से डॉक्टर्स ने जो बेचारे के साथ अन्याय करा उसका लेफ्ट लेग काट दिया, ठीक है। नाउ दिस इज आउट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द रिस्क। उसको बोला गया था राइट लेग में इन्फेक्शन है, उसमें इन्फेक्शन है तो वो काटना पड़ सकता है, लेकिन डॉक्टर्स ने लेफ्ट लेग को काट दिया, ठीक है। तो ये भाई वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया में एक्सेप्टेड नहीं होगा, डिफेंस की तरह यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, द प्लेंटिफ मस्ट हैव कंसेंटेड टू द रिस्क। और कंसेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो प्लेंटिफ है उसने कंसेंट दिया हो, पहले वाले पॉइंट से मिक्स होता है कि भाई वॉलंटरीली उसने एक्सेप्ट किया हो, इनवॉलंटरीली होना चाहिए, उसका कंसेंट होना चाहिए, हामी बननी चाहिए। अच्छा, कंसेंट कैसा हो सकता है? तो कंसेंट इंप्लाइड और एक्सप्रेस दोनों तरीके का हो सकता है। दो चीजें होती हैं, एक होता है इंप्लाइड कंसेंट। इंप्लाइड कंसेंट मतलब जहां किसी ने बोला नहीं, जैसे फॉर इंस्टेंस लेट्स टेक एन एग्जांपल, दो लोग हैं ए और बी, है ना। ए बी को बोलता है कि यार बी मेरे पास ये पेन है, क्या ये पेन तुम्हें 10 रुपए में खरीदना है? तो बी कुछ बोलता नहीं है, बी ने हाँ वहाँ कुछ नहीं बोला, बी ने 10 रुपए निकाल के उसको सामने दे दी। बी ने बोला नहीं, बी ने 10 रुपए निकाले अपनी जेब से रख दिया। ए ने पेन जो है वो भी टेबल पे रख दिया, बी ने पेन ले लिया, ए ने 10 रुपए ले लिए, ठीक है। अब यहां पर जो कंसेंट बी की तरफ से मिली है ए को, वो इंप्लाइड कंसेंट है, उसने हाँ नहीं बोला, पर ए ने जैसा उसको कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर दिया वैसा ना वैसा उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने 10 रुपए निकाल के दे दिए एक्शन के थ्रू। इसको बोलते हैं जब अपने एक्शंस के थ्रू आप हामी भरते हो, है ना, कंसेंट देते हो, उसको इंप्लाइड बोलते हैं। एक्सप्रेस क्या होता है? एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेस करना, लिख के बोल के किसी भी तरीके से अगर आप एक्सप्रेस करते हो तो वो भी कंसेंट होता है। तो कंसेंट दोनों तरीके से दी जा सकती है बाय दी प्लेंटिफ, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब कंसेंट कुड बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, ये हम लोग केसेस में समझते हैं, ठीक है। एक केस था हॉल्स वर्सेस ब्रुकलिन ऑटो रेसिंग क्लब। क्या हुआ था इस केस में? तो इस केस में जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट मतलब एक बेसिकली रेसिंग कार का जो जगह होता है जहां पर रेस होता है वहां पर गया था, और वो जो प्लेस है जहां पर वो ट्रैक जिसमें रेस होता है दैट वाज ओन्ड बाय द डिफेंडेंट कंपनी, है ना, डिफेंडेंट की कंपनी से ही ओन्ड थी। अब वहां पर क्या हो जाता है, प्लेंटिफ जहां पर बैठा, तो वहां पर दो कार्स का एक्सीडेंट हो जाता है, कोलिजन हो जाता है, जिसके कारण एक कार जो है वो हवा में उड़ के, सिंघम स्टाइल में रोहित शेट्टी की मूवी की तरह उड़ के वो चले जाती है प्लेंटिफ मतलब स्टेडियम में जो जहां पर दर्शक बैठे थे, है ना, वहां पर चले जाती। तो उसमें से कुछ लोगों को इंजॉय कर देती है, जिसमें से वन ऑफ द पर्सन वाज प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ केस कर देता है, बोलता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का कि भैया इन्होंने नेग्लिजेंस करा, सुरक्षा नहीं रखी और ये। तो कोर्ट जो सामने वाली कंपनी वो बोलती है वॉलंटाइन नॉन फिट इंजुरिया। वॉलंटाइन नॉन फिट इंजुरिया मतलब कि भैया ये जो सामने वाला प्लेंटिफ है जब वो रेस देखने आया, है ना, रेसिंग ट्रैक में, तो उसको मालूम था कि ये चीज हो सकती है, रिस्क है, और वो ये रिस्क के साथ अवगत था, उसको मालूम था ये चीज हो सकती है, देयरफॉर वी आर नॉट एलिजिबल और लायबल फॉर अ टॉर्ट। कोर्ट ने भी ये माना कि भाई यहां पर जैसे ही प्लेंटिफ रेस देखने आया तो उसने एक इम्प्लाइड कंसेंट टू द रिस्क दैट वर इम्पोज्ड थ्रू सच कॉम्पिटिशंस, थ्रू सच रेसेस, वो रिस्क के लिए उसने एक्सेप्टेंस दे दिए थे इम्प्लाइड मैनर में। तो इसीलिए ये जो इम्प्लाइड मैनर में उसने एक्सेप्टेंस दिया है
उसके ऊपर मतलब डिफेंडेंट जो है वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस ले सकता है एंड हेंस दे आर नॉट लायबल. नेक्स्ट, पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायका. अगेन एन इंटरेस्टिंग केस. इसमें अगेन एन इम्प्लाइड कंसेंट कैसा होता है उसका केस है, जहां पर एक जीप जो है वो जाती है पेट्रोल पंप पर फ्यूल भराने. तो रास्ते में उसको कुछ लोग, 2 लोग मिलते हैं लिफ्ट के लिए और वो लोग लिफ्ट मांगते हैं. तो वो लिफ्ट दे देता है. अब वो फिर जाते रहते हैं. तो क्या होता है, जो जीप है उसका जो आगे वाला टायर है, राइट टायर आगे वाले, वो वाले टायर के जो बोल्ट और नट्स हैं वो निकल जाते हैं, जिसके कारण जो जीप है वो ट्रेम्बल करती है और जो दोनों को पैसेंजर्स थे जो कि लिफ्ट लिए थे वो लोग गिर जाते हैं. उसके कारण एक इंसान की डेथ भी हो जाती है. ठीक है, तो वो उन लोगों ने केस करा था जो ड्राइवर था उसके ऊपर, और कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि भाई ना ड्राइवर ना ही उसका मास्टर कोई भी लायबल नहीं होगा. वाई? बिकॉज जब जो लिफ्ट लेने वाले लोग हैं, जो प्लेंटिफ हैं, वो लोग जीप में बैठे थे, उन्होंने वॉलंटरीली दे आस्क्ड फॉर लिफ्ट, और जब वो बैठे तो उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दिया था किसी भी खतरे के लिए जिसके लिए ड्राइवर या मास्टर जिम्मेदार नहीं हो सकते, जो अपने आप होता, वैसे किसी भी खतरे के लिए उन्होंने अपनी हामी भरी थी. तो डिफेंस मिला था और वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस बेसिकली डिफेंडेंट ले पाए थे. नेक्स्ट, कंसेंट शुड नॉट हैव बीन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ अ फ्रॉड और अंडर एनी कंपल्शन, है ना. तो जो कंसेंट है वो किसी भी तरीके के फ्रॉड या कंपल्शन के कारण नहीं दिया होना चाहिए. जैसे मैंने आप लोगों को अभी जो शुरुआत में केस बताया, जहां पर वो मालिक और सर्वेंट वो बोलता है कि भैया लेके जाना, हॉर्स बोल्ट कर जाता है, वो वाला केस. दूसरा एक और केस है आर वर्सेस विलियम्स. इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली एक वुमेन रहती है जो कि एक माइनर रहती है, बेसिकली 18 साल से कम उम्र की एक लड़की रहती है, और उसके साथ एक पर्सन फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है ऑन दी कंटेक्स्ट ये बोल के कि ये करने से तुम्हारी जो आवाज है, शी मस्ट बी she had certain issues with her voice, तो ये करने से आपकी जो वॉइस है वो ठीक हो जाएगी. ठीक है, और वो उसके साथ बेसिकली ये बोल के उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लेता है. नाउ कोर्ट में वो केस करती है, उसके बिहाफ में ऑफ कोर्स उसके गार्डियंस केस कर देते हैं, जिसके लिए कोर्ट जो है और जो सामने वाला पर्सन है वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया बोलता है कि भैया जो हमारे बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है वो हुआ है ऑन दी एक्सेप्टेंस, है ना, सामने वाली को ने कंसेंट दिया था. कोर्ट ये हेल्ड करती है कि भैया जो कंसेंट लिया गया था दैट वाज थ्रू फ्रॉड, है ना. आपने जो कंसेंट लिया है वो फ्रॉड से, वो ये समझी थी कि सर्जरी होगी या कुछ होगा, जो मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ गलत तरीके से कंसेंट लेने के बाद आपने जो कार्य करा है वो गलत करा है, तो डेफिनेटली आपके पास वो डिफेंस अवेलेबल नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, नो लाइबिलिटी फॉर द कंसेंटेड एक्ट. तो बेसिकली देयर इज नो लाइबिलिटी. अगर कंसेंटेड एक्ट है ना, अगर किसी ने कंसेंट दिया है तो कोई लाइबिलिटी नहीं बनती. पर आप लोगों को समझना है कि यार कुछ लोग कंसेंट देने के लायक नहीं होते, मतलब दे आर नॉट एक्सपेक्टेड कि वो लोग कंसेंट दे सकते हैं. जैसे कि कोई माइनर या कोई इनसेन व्यक्ति, ठीक है, जो साउंड माइंड का नहीं है, अनसाउंड माइंड के जो लोग हैं, वो लोग कंसेंट नहीं दे सकते. तो उनके केस में अगर उनके गार्डियन ने कंसेंट दिया है तो वो भी कंसेंट जो है वो एलिजिबल माना जाएगा. और अगर कंसेंट दिया गया है किसी भी रिस्क के लिए, वॉलंटरीली रिस्क एक्सेप्ट करी है, तो फिर भैया वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया लगेगा. I'll just read it once. There will be no difference present for the consented act, but when a person is incapable of giving his consent because of his insanity or minority, consent of such person's parent or guardian is sufficient. ठीक है. एक केस है लक्ष्मी राजन वर्सेस मलार हॉस्पिटल लिमिटेड. इसमें ऐसा ही कुछ हुआ था जिसमें एक वुमेन जो है वो हॉस्पिटल में गई थी बिकॉज शी वाज फेसिंग विद लम्स फॉर्म हुए थे इनसाइड हर ब्रेस्ट, है ना. ब्रेस्ट पर कुछ लम्स फॉर्मेशन दिखे थे, तो वो उसको दिखाने गई और डॉक्टर ने जब सर्जरी करी तो सर्जरी में उन्होंने
गलती से जो यूट्रस था वो रिमूव कर दिया, ठीक है। और नाउ द पॉइंट इज कि जो प्लेंटिफ है उन्होंने केस करा डिफेंडेंट डॉक्टर्स पे, जो हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल ने क्लेम करा कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी है, सर्जरी जो है उसमें उन्होंने वॉलंटरीली रिस्क एक्सेप्ट करी थी, बट द कोर्ट हेल्ड कि भाई जो रिस्क एक्सेप्ट करी थी दैट वाज रिलेटेड टू ब्रेस्ट, है ना, ब्रेस्ट में लम्प्स थे, सर्जरी उसकी होनी चाहिए। यूट्रस के लिए यूट्रस की जो रिस्क है दैट वाज आउट ऑफ द एक्सटेंट, वो एक्सटेंट के बाहर का रिस्क है, तो डेफिनेटली इस पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी का डिफेंस नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट, सेंटाई नो फिट इंजुरिया, अगेन आपका एक लैटिन मैगजीन है जो आपके लैटिन मैगजीन की जो कॉपीज है उसमें जानी चाहिए। इसका मतलब होता है मियर नॉलेज ऑफ रिस्क। ये नॉलेज होना कि रिस्क है इज नॉट इक्वल टू द कंसेंट ऑफ रिस्क, दिस इज नॉट इक्वल टू द कंसेंट ऑफ रिस्क। अरे किसी को ये मालूम होना कि वहां पर रिस्क है और किसी का कंसेंट देना रिस्क है, दोनों में बहुत फर्क है। अब यहां वाली बात से शायद हो सकता है कि आप ये वाले केस में कंफ्यूज हो जाओ, हॉल्स वर्सेस ब्रुकलिन, कि सर यहां पर तो उसको शायद आइडिया था लेकिन कंसेंट नहीं दी। नहीं, उसने एक्शन ले लिया था, वहां पर उसको ये मालूम भी था, कहीं ना कहीं उसको ये आइडिया था कि भैया ऐसी जगह पर कार वार उड़ सकती है, और वो जब गया उस प्लेस पे तो उसने वो कंसेंट भी दिया कि हाँ आई एम वॉलंटरीली एक्सेप्टिंग दैट रिस्क। यहां पर सिनेरियो दूसरा है ना। सेंटाई नो फिट इंजुरिया में एक केस है स्मिथ वर्सेस बेकर। इसमें क्या होता है, इसमें एक वर्कमैन है, प्लेंटिफ जो रहता है वो वर्कमैन होता है, वो डिफेंडेंट की स्टोन कटिंग की फैक्ट्री रहती है या प्लेस रहता है, वर्क प्लेस रहता है, वहां पर वो काम करता है। तो स्टोन कटिंग के साथ जो भी रिस्क हो सकती है, मतलब जो वो काम करता था उसके साथ जो रिस्क हो सकती है उसका उसको अंदाजा भी था, और उसको वो उसके लिए उसने हामी भर रखी थी कि चलो ठीक है ये सारी चीजें। पर एक चीज थी जिसका उसको अंदाजा तो था लेकिन उसने कभी हामी नहीं भरी थी, उसका काम था स्टोन को कट करना। एक क्रेन थी जो उसके पास में ऑपरेट होती थी, और वो क्रेन वो जो स्टोन जो काट दिए गए उसको उठाती थी और दूसरे उसके ऊपर से लेते हुए वो स्टोन्स को भर के उसके ऊपर से जाते हुए कहीं पर फेंकती थी, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स उसको आइडिया तो है कि यार उसको नॉलेज है कि रिस्क है, पर ना कभी कंपनी ने ये, और ये काफी टाइम तक चलता रहा, ना कभी कंपनी ने इसके ऊपर उसको कोई कंसेंट लिया, ना ही कुछ एक्शन लिया। एक दिन वो जो क्रेन है जब वो स्टोन पेल्ट कर रही थी और वो उसके ऊपर से जा रही थी, तो एक स्टोन जो है वो क्रेन में से गिर जाता है और उसको लग जाता है सर पे, जिसके कारण उसको इंजरी होती है। तो वो केस कर देते हैं अपने जो मालिक है उनके ऊपर, ओनर्स के ऊपर, और वो बोलते हैं भाई वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी है। लेकिन कोर्ट ये हेल्ड करती है कि भैया यहाँ पर सिर्फ नियर नॉलेज था ऑफ द रिस्क, लेकिन इस चीज के लिए, इस एक्ट के लिए कभी भी जो प्लेंटिफ है उसने कंसेंट नहीं दिया था, और यहाँ पर जो डिफेंडेंट है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो इस तरीके का एनवायरमेंट बनाए ताकि जो प्लेंटिफ है उसको चोट ना आए। तो दिस इज अ कंप्लीट नेग्लिजेंस फ्रॉम द डिफेंडेंट एंड हेंस दे आर लायबल फॉर द कंपनसेशन, ठीक है। लास्ट इज कुछ एक्सेप्शन। तो एक आध एक्सेप्शन भी होता है वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया का, जो कि होता है रेस्क्यू केसेस में। रेस्क्यू केसेस जो हैं वो क्या होते हैं, that is an exception to voluntary non-fit injury. I'll just go with this. In rescue situations where a person voluntarily assumes a risk, है ना, ऐसी रेस्क्यू मतलब किसी का बचाव करना। जब किसी का बचाव करते हुए किसी ने वॉलंटरीली रिस्क लिया है, किसी पर्सन ने वॉलंटरीली रिस्क लिया है टू सेव अनदर, किसी और को बचाने के लिए, फ्रॉम हार्म और डेंजर, किसी हार्म या डेंजर से बचाने के लिए, और वो जो हार्म और डेंजर है वो कॉज करा गया था बाय द डिफेंडेंट्स रॉन्गफुल मिसकंडक्ट, है ना। वो डिफेंडेंट के रॉन्गफुल एक्ट या रॉन्गफुल मिसकंडक्ट के कारण किसी और पर्सन को हार्म होने वाला था, और एक पर्सन वॉलंटरीली रिस्क लेके उसको बचाने की कोशिश करता है, रेस्क्यू करने की कोशिश करता है। तो जो डिफेंडेंट है वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरी का डिफेंस नहीं लगा सकता। प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। एक केस है हेन्स वर्सेस हार्वुड। क्या होता है इसमें, तो एक सर्वेंट रहता है,
वो अपने जो मास्टर है उसके दो हॉर्सेस को लेके जाता है, हॉर्स कार्ट को लेके जाता है, और हॉर्स किसी किसी कुछ खरीदने जाता है, तो वो हॉर्स कार्ट को लेके जाता है और वो क्या करता है, हॉर्सेस को अनअटेंडेड, बिना कोई वहां पर खड़े हुए अनअटेंडेड छोड़ देता है और उसको वहां पर ऐसे ही बांध देता है या लगा देता है, और वो अपना कुछ काम करने जाता है। स्ट्रीट पर है ना, स्ट्रीट पर अब कुछ बच्चे आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उस जो हॉर्स है, अनअटेंडेड हॉर्स पे स्टोन पेल्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टोन पेल्ट करने लगते हैं, तो फिर जो हॉर्स है वो बोल्ट कर जाता है, वो पागल हो जाता है और फिर वो इधर उधर स्ट्रीट पर सबको मारने की कोशिश करता है। अब ऐसे में जो वुमेन्स हैं और जो बच्चे हैं, जो भी लोग हैं स्ट्रीट पे थे, वो डेंजर में आ जाते हैं। तो पुलिस मैन का एक, वो पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था और वो देखता है कि यार लोग डेंजर में हैं, तो वो भाग के जाता है सिंघम की तरह और हॉर्स को रोकने की कोशिश करता है, बाकी लोगों को बचाता है, रेस्क्यू करता है थ्रू बाय स्टॉपिंग दी हॉर्सेस। तो जब वो हॉर्स को स्टॉप करता रहता है तब उसको चोट लग जाती है, तो वो केस कर देता है भाई मास्टर और सर्वेंट पर। मास्टर सर्वेंट बोलते हैं वॉलंटियर नॉन फिट इंजरी हमारी गलती नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसने खुद ने रिस्क उठाई भाई, हमने थोड़ी ना बोला था। लेकिन कोर्ट ने अगेन बोला कि भाई रेस्क्यू जो होता है दैट इज एन एक्सेप्शन टू वॉलंटियर नॉन फिट इंजरी। अगर कोई वॉलंटरीली रिस्क एक्सेप्ट करके, अगर कोई वॉलंटरीली रिस्क एक्सेप्ट करके किसी पर्सन को डेंजर से बचाता है ना, और वो जो डेंजर कॉज हुआ था वो डिफेंडेंट के रॉन्गफुल मिसकंडक्ट के कारण हुआ था, तो वो डिफेंडेंट जो है वो वॉलंटाइन नॉन फिट इंजरिया नहीं यूज कर सकता। दैट्स इट। आई होप आप लोगों को वॉलंटाइन नॉन फिट इंजरिया समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, मुझे प्लीज कमेंट्स के थ्रू बताना अगर आपका कोई डाउट होगा। आई विल डेफिनेटली आंसर टू योर कमेंट्स, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे बताना, आई विल बी पोस्टिंग दोज वीडियोज फॉर यू पीपल। और अभी आपके पास ऑलमोस्ट 45 डेज है क्लैट के लिए, स्लैट के लिए और एलेट के लिए, तो प्लीज बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। प्लीज लेट अस नो इन एनी वे तर्कशास्त्र अकेडमी कैन हेल्प यू। वी विल डेफिनेटली ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू गाइज। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।